नमस्कार दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी के जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड में अब तक आपने सुना रोज़मेरी बार्टन एक निहायत ही खूबसूरत और मंदबुद्धि औरत थी जिसने अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करी थी, लेकिन शादी के बाद भी दूसरे आदमियों से उसके संबंध रहे थे। उसकी मां की मृत्यु के पश्चात ही वो अपनी 6 साल छोटी बहन आइरिस को अपने साथ अपने घर ले आई थी। अपने जन्मदिन की पार्टी में उसकी बहन आइरिस और पति जॉर्ज बार्टन के अलावा अपने पति की होनहार सेक्रेटरी रूथ लेसिंग, अपने प्रेमी एंथनी ब्राउन, अपने दूसरे प्रेमी स्टीफन फैराडे और उसकी पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे को बुलाया था। उसी पार्टी में वो साइनाइड जहर के असर से खाने की मेज़ पर मरी हुई पाई गई थी। उसकी मौत को आत्महत्या मान लिया गया था और क्योंकि वो निसंतान मरी थी, उसके अंकल पॉल से मिली दौलत अब आइरिस की हो गई थी। जॉर्ज के कहने पे रोज़मेरी की मौत के बाद अपनी आंटी ल्यूसिला के साथ वो जॉर्ज के घर पर ही रह रही थी। रोज़मेरी की मृत्यु के कई महीने पश्चात जॉर्ज को 2 बेनामी खत मिलते हैं जिसमें रोज़मेरी की मृत्यु का कारण खुदकुशी न होके खून बताया जाता है और अब जॉर्ज परेशान हो जाता है और लगातार कोशिश करने लगता है पता लगाने का कि वो खूनी कौन हो सकता है। आइरिस को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है और जॉर्ज सोचता है कि वो इस बात का पर्दाफाश करने के लिए फिर से वही रात जिस दिन रोज़मेरी की मृत्यु हुई थी उसे दोहराएगा। वो उस दिन के मेहमानों को सबको लग्जमबर्ग होटल में बुलाएगा, वैसे ही जैसे कि उस रात को वो इकट्ठा हुए थे। रूथ लेसिंग, जॉर्ज की होनहार सेक्रेटरी, जो रोज़मेरी से नफरत करती थी और सोचती थी कि अगर वो जॉर्ज के जीवन में न आई होती तो रूथ जॉर्ज को उसे शादी करने के लिए ज़रूर उकसा लेती। स्टीफन फैराडे, एक चालाक और बुद्धिमान आदमी जिसने बहुत चालाकी से एक बड़े रसूख वाले परिवार की आम सी दिखने वाली लेकिन उसी की प्रकार बुद्धिमती लड़की अलेक्जेंड्रा से शादी रचा ली थी और अब उसका राजनीति में बहुत आगे जाना तय था। लेकिन बीच में रोज़मेरी के आने से वो उसके प्यार में दीवानावार पड़ गया था, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक। रोज़मेरी जैसी बेवकूफ़ औरत के साथ बहुत लंबा समय बिताना मुश्किल था। रोज़मेरी के जोर देने पे कि वो दोनों अपने अपने साथियों को छोड़कर दूर कहीं भाग के शादी कर लें बेवकूफ़ी थी, लेकिन रोज़मेरी स्टीफन की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और स्टीफन ये काम करने को हरगिज़ तैयार न था। उसे रोज़मेरी से पार पाना ही था। लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे एक बुद्धिमान औरत थी और जान गई थी कि उसके पति का संबंध रोज़मेरी के साथ है, लेकिन वो जानती थी कि ये चक्कर ज़्यादा दिन नहीं चल सकता और स्टीफन को वापस उसके पास आना ही होगा। लेकिन फिर भी वो रोज़मेरी से बेहद नफरत करती थी और चाहती थी कि वो मर जाए। एंथनी ब्राउन, एक रहस्यमय आदमी जिसके बारे में कोई ढंग से कुछ नहीं जानता था। उसका रोज़मेरी से करीबी संबंध था जब तक कि बेवकूफ़ रोज़मेरी ने स्वयं ही एंथनी को ये न बता दिया कि वो जानती थी कि एंथनी एक अपराधी है जो जेल में रह चुका है। एंथनी उसे ये सब भूलने के लिए कहता है, लेकिन रोज़मेरी इस बात को छोड़ती नहीं और कहती है कि उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एंथनी जैसा आदमी रोज़मेरी जैसी बेवकूफ़ औरत पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं भी खुल के किसी के भी सामने ये बात दोहरा सकती थी। एंथनी उसे उसकी हत्या होने का डर दिखाता है, लेकिन लापरवाह रोज़मेरी उसे हंसी में टाल देती है। एंथनी जब आइरिस को देखता है तो उसे लगता है कि आइरिस रोज़मेरी से कहीं बेहतर लड़की है और वो उसे पसंद करने लगता है। अब आगे सुनिए। स्पार्कलिंग साइनाइड भाग 2 अध्याय 3। पार्क का आधा रास्ता पार करके आइरिस ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो तुम्हें बुरा लगेगा जॉर्ज। मेरा पैदल सैर करने का मन है। मैं सोच रही थी कि प्रायर्स हिल से घने पेड़ों के बीच से चलती हुई नीचे आ जाऊंगी। सारा दिन भयानक सिरदर्द रहा है। मेरी बच्ची, जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा।
आज दोपहर कोई मिलने आने वाला है और मुझे पक्का पता नहीं वह किस वक्त आएगा। ठीक, चाय तक गुड बाय। वो एकदम दाईं ओर मुड़ी और पहाड़ी की ढाल पर दिखती देवदार की कतारों तक सीधी चली गई। दोबारा पहाड़ी के शिखर तक आकर उसने लंबी सांस भरी। अक्टूबर का बंद नमी भरा दिन था। पेड़ों के पत्तों पर नमी की परत थी और ऊपर काले बादल छाए थे, जैसे जल्दी ही और बारिश होने का वादा करते। पहाड़ी पर घाटी से ज़्यादा हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी आयरिस को लगा जैसे वो ज़्यादा खुलकर सांस ले पा रही थी। वो ज़मीन पर गिरे एक पेड़ के तने पर बैठ गई और नीचे घाटी में देखने लगी, जहाँ लिटिल प्रायर्स एक खाली जगह में पेड़ों में सिमटा सिमटा सा बसा हुआ था। कुछ दूरी पर बाईं ओर फेयर हेवन के लाल पत्थर दिखाई दे रहे थे। आयरिस ठुड्डी हाथों पर रखे गंभीरता से नज़ारा देखने लगी। उसके पीछे से आने वाली हल्की सी सरसराहट पत्तों के गिरने की आवाज़ से ज़्यादा नहीं थी, मगर जैसे ही टहनियों को हटाकर एंथनी ब्राउन उनमें से बाहर निकला, उसने तेज़ी से सिर घुमाया। वह लगभग गुस्से में चिल्लाई, टोनी, तुम हमेशा ऐसे क्यों आते हो, किसी नाटक में शैतान की तरह। एंथनी उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया। उसने सिगरेट केस निकाला, एक सिगरेट आयरिस की ओर बढ़ाया और जब उसने इनकार कर दिया तो स्वयं जला लिया। पहला कश खींचकर उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे अखबारों में मिस्ट्री मैन कहा जाता है। मुझे कहीं से भी प्रकट हो जाना पसंद है। तुम्हें कैसे पता लगा मैं कहाँ हूँ? परिंदों को देखने वाला बढ़िया सा चश्मा। मुझे पता लगा कि तुम दोपहर का खाना फैराडे पति पत्नी के साथ खा रही हो और जब तुम चली तो पहाड़ की ढाल से तुम पर जासूसी करता रहा। तुम आम इंसान की तरह घर क्यों नहीं आते? मैं आम इंसान नहीं हूँ, एंथनी हैरानी से बोला। मैं बहुत खास हूँ। मेरा ख्याल है तुम हो। एंथनी ने तेजी से उसकी ओर देखा, फिर बोला, कुछ बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम से कम। वो रुकी। एंथनी ने पूछने के लहजे में कहा, कम से कम? आयरिस ने गहरी सांस भरी। मैं यहाँ रहती रहती थक गई हूँ। मुझे ये जगह बिल्कुल नापसंद है। मैं लंदन वापस जाना चाहती हूँ। तुम जल्दी ही जाने वाली हो, नहीं क्या? अगले हफ्ते। तो ये फैराडे परिवार की यहाँ विदाई पार्टी थी? पार्टी नहीं थी, सिर्फ वे लोग और उनका एक कज़न। क्या तुम्हें फैराडे पति पत्नी पसंद हैं आयरिस? पता नहीं, मुझे नहीं लगता वे मुझे ज़्यादा पसंद हैं। हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि वे हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में वे हम लोगों से नफरत करते हैं। दिलचस्प। सच? ओह, नफरत नहीं, अगर सच में है तो। मेरा मतलब हम शब्द से है। मेरा सवाल सिर्फ तुम्हारे बारे में था। ओह, समझ गई। मेरा ख्याल है कि वे मुझे काफ़ी पसंद करते हैं, नकारात्मक ढंग से। मैं सोचती हूँ कि हमारा एक परिवार के रूप में उनके पड़ोस में रहना उन्हें बुरा लगता है। हम उनके ख़ास दोस्त नहीं थे, वे लोग रोज़मेरी के दोस्त थे। हाँ, एंथनी ने कहा, जैसा तुमने कहा वे रोज़मेरी के दोस्त थे। हालांकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सैंड्रा और रोज़मेरी कभी भी करीबी दोस्त रही होंगी। नहीं, आयरिस ने कहा। वो थोड़ी सी बेचैन लगी, लेकिन एंथनी आराम से सिगरेट पीता रहा। जानती हो, मेरे दिमाग में फैराडे पति पत्नी को लेकर सबसे ज़्यादा क्या बात आती है? क्या? यही कि वे फैराडे हैं। मैं उनके बारे में हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ। दो अलग अलग इंसानों, स्टीफन और सैंड्रा की तरह नहीं, जिन्हें सरकार या चर्च ने एक दूसरे से बांधा है, मगर एक पक्के दोहरे वजूद की तरह। फैराडे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती ये कितना विरल है। वे दो लोग हैं एक मकसद के साथ, जीने के एक ही ढंग के साथ, एक जैसी उम्मीदों, एक जैसे डर और एक ही तरह के यकीन वाले।
इसमें अजीब बात तो ये है कि वे तबीयत में एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। मैं तो कहूँगा कि स्टीफन फैराडे में दिमागी काबिलियत बहुत है, दूसरों की राय को लेकर बहुत सावधान, अपने को लेकर हमेशा संकोच से भरा और नैतिक साहस में कमज़ोर। दूसरी तरफ सैंड्रा का मन तंग और मध्य सदी का है। वो अंधा प्यार कर सकती है और बेपरवाह होने की हद तक साहसी हो सकती है। मुझे तो स्टीफन हमेशा ऊपरी दिखावा करने वाला और बेवकूफ़ लगता है। वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। वो सिर्फ आम तौर पर मिलने वाले दुखी लेकिन कामयाब लोगों में से एक है। दुखी? ज़्यादातर कामयाब लोग दुखी होते हैं, इसीलिए वे कामयाब होते हैं। उन्हें खुद को खुद के ही बारे में यकीन दिलाना होता है, कुछ ऐसा हासिल करके जिसे दुनिया देखे। तुम्हारे ख्याल कितने अनोखे हैं एंथनी। अगर तुम उन्हें परखो तो पाओगी वो कितने सही हैं। सुखी लोग नाकामयाब होते हैं क्योंकि वे अपने से इतने खुश होते हैं कि परवाह ही नहीं करते। उनके साथ निभाना भी आसान होता है, मेरी तरह। अपने बारे में तुम्हारी राय बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ अपनी अच्छाइयों की ओर तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूँ। अगर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया तो। आइरिस हंस पड़ी। उसका उत्साह बढ़ गया था, मन से उदासी और डर निकल गए थे। उसने अपनी घड़ी देखी। घर चलो और चाय पियो और कुछ और लोगों को भी अपने खुशगवार साथ का लाभ दो। आज नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। आइरिस तल्खी से बोली। तुम कभी घर क्यों नहीं आते? कोई वजह ज़रूर होगी। एंथनी ने कंधे झटक दिए। यूं समझ लो कि मैं मेहमान नवाजी लेने के बारे में कुछ अजीब सा हूँ। तुम्हारा जीजा मुझे पसंद नहीं करता, ये उसने साफ कर दिया है। ओह, जॉर्ज की फिक्र मत करो। अगर मैं और ल्यूसिला आंटी तुम्हें बुलाते हैं तो वो बहुत प्यारी हैं, तुम्हें अच्छी लगेंगी। मुझे यकीन है अच्छी लगेंगी, मगर मेरा ऐतराज़ कायम है। रोज़मेरी के होते तो तुम आते थे। वो अलग बात थी, एंथनी ने कहा। आइरिस के दिल को जैसे किसी ठंडे हाथ ने छू दिया। वो बोली, आज तुम्हें क्या चीज़ यहाँ ले आई? क्या तुम्हें दुनिया के इस हिस्से में कोई काम है? बहुत अहम काम, तुम्हारे साथ। मैं यहाँ तुमसे एक सवाल करने आया था आइरिस। ठंडक गायब हो गई। उसकी जगह एक हल्की सी घबराहट ने ले ली, एक ऐसी घबराहट जिसे औरतें बहुत पुराने ज़माने से जानती हैं। और इसके साथ ही आइरिस के चेहरे पर ऐसी भावशून्यता आ गई जो उसकी नानी दादी को ये कहने के कुछ मिनट पहले आई होगी। ओह मिस्टर एक्स, ये कितना अचानक है। कहो, उसने बेहद मासूम सा चेहरा एंथनी की तरफ घुमाया। वो उसे देख रहा था, आंखें गंभीर, लगभग कठोर ही। मुझे सच सच जवाब देना आइरिस। मेरा सवाल है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वो हैरान रह गई। ये वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। एंथनी ने ये ताड़ लिया। तुमने नहीं सोचा था कि मैं ये कहने वाला हूँ, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़रूरी सवाल। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वो हिचकिचाई, मुश्किल से पल भर के लिए, फिर झुकती हुई आंखों से जवाब दिया, हाँ। अब मैं तुम्हें कुछ और पूछूंगा। क्या तुम लंदन चलकर मुझसे शादी करोगी, बिना किसी को बताए? वो एकटक देखती रह गई। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? इस तरह नहीं। फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? आइरिस ने खुद को कहते पाया, हाँ एंथनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मगर तुम मेरे साथ ब्लूम्सबेरी में सेंट एल्फ्रेडा चर्च में शादी नहीं कर सकती, जिस इलाके में मैं कुछ हफ्तों से रह रहा हूँ और जहाँ कभी भी लाइसेंस पाकर मैं शादी कर सकता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जॉर्ज को बहुत दुख होगा और आंटी लुसिला मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। वैसे भी मैं अभी बालिग नहीं हुई, केवल 18 साल की हूँ। तुम्हें अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना पड़ेगा। मैं नहीं जानता मुझे एक नाबालिग से बिना उसके निगहबान की इजाज़त लिए शादी करने का क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा निगहबान है कौन? जॉर्ज, वो मेरा ट्रस्टी भी है।
जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे इसकी कुछ भी सज़ा मिले, ये हमारी शादी को रद्द नहीं कर सकती और मुझे सिर्फ इसी बात की परवाह है। आइरिस ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। और क्यों? इसका मतलब क्या है? एंथनी ने कहा। इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो या नहीं। तुम्हें मेरी दी गई वजहों पर भरोसा करना होगा। हम कह सकते हैं कि यही सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आइरिस घबराकर बोली, काश जॉर्ज की तुमसे कुछ ज़्यादा जान पहचान होती। मेरे साथ चलो, सिर्फ वो और आंटी लुसिला होंगे। तुम्हें पक्का पता है? मुझे लगा। वो रुका। मैं जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ा, मैंने एक आदमी को तुम्हारे ड्राइववे पर जाते देखा, और अजब बात यह है कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उसे पहचानता हूँ। एक ऐसा आदमी जिसे मैं पहले मिल चुका हूँ। बेशक, मैं भूल गई कि जॉर्ज ने बताया था कि कोई उसे मिलने आने वाला है। मैंने जिस आदमी को देखा, मेरा ख्याल में उसका नाम रेस है। काफ़ी मुमकिन है, आइरिस ने माना। जॉर्ज किसी कर्नल रेस को जानता है। वो उस रात खाने पर आने वाला था जिस रात रोजमेरी। वो रुक गई, आवाज़ कांपती हुई। एंथनी ने उसका हाथ थाम लिया। बार बार याद न करो डार्लिंग, जानवर का काम था, मैं समझता हूँ। आइरिस ने न में सिर हिलाया। मेरे बस में नहीं, एंथनी। कहो। क्या तुम्हें कभी लगा, तुमने कभी ये सोचा? आइरिस जो कहना चाहती थी उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल लगा। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि रोजमेरी ने खुदकुशी न की हो, कि हो सकता है उसका कत्ल हुआ हो? हे भगवान आइरिस, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? आइरिस ने जवाब नहीं दिया, केवल दोहराया। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बेशक रोजमेरी ने खुदकुशी की थी। आइरिस ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये सब कौन सुझाता रहा है? पल भर के लिए आइरिस का मन चाहा कि वो उसे जॉर्ज की अजीबोगरीब कहानी सुना दे, मगर वो रुक गई। फिर धीरे धीरे बोली, महज एक ख्याल था। भूल जाओ डार्लिंग इडियट। एंथनी ने उसे खींचकर खड़ा कर दिया और हल्के से उसका गाल चूम लिया। डार्लिंग मॉर्बिड इडियट, रोजमेरी को भूल जाओ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अध्याय 4। पाइप के कश खींचते हुए कर्नल रेस ने अनुमान लगाने के ढंग से जॉर्ज बार्टन की ओर देखा। वो जॉर्ज बार्टन को उसके लड़कपन से जानता था। बार्टन का अंकल गांव में रेस परिवार का पड़ोसी था। उन दोनों में 20 साल से ज्यादा का फासला था। रेस 60 से ऊपर था, लंबा, सीधा, तना हुआ शरीर, धूप में पकी रंगत वाला चेहरा, छोटे छोटे लोहे से सलेटी रंग बाल और तेज काली आंखें। दोनों आदमियों में कभी भी कोई खास नज़दीकी नहीं रही थी, मगर बार्टन रेस के लिए छोटा जॉर्ज ही बना रहा, पुराने वक्त से जुड़े कई जाने पहचाने चेहरों में से एक। रेस इस समय यही सोच रहा था कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि छोटा जॉर्ज किस तरह का आदमी था। बाद वाले वर्षों में वे जब कभी भी थोड़ी देर के लिए मिले थे, उनके बीच कुछ भी समान नहीं था। रेस घर से बाहर रहना पसंद करता था, राज्य खड़ा करने वाला। उसकी ज़्यादातर जिंदगी विदेशों में बीती थी। जॉर्ज स्पष्ट रूप से एक शहरी था। उनके सरोकार अलग अलग थे और वे जब भी मिलते थे तो वो पुराने दिनों की गुनगुनी यादों को बांटने के लिए होता था, जिसके बाद एक असहज सी चुप्पी जरूर छा जाती थी। कर्नल रेस गपशप नहीं लगा सकता था और एक मजबूत खामोश किस्म का शख्स था जिसे पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकार बहुत पसंद करते थे। इस वक्त भी खामोश वो सोच रहा था कि जॉर्ज ने इस मुलाकात के लिए इतनी जिद क्यों की थी। वह ये भी सोच रहा था कि उस शख्स में पिछले साल की मुलाकात के बाद एक नामालूम सा फर्क आ गया था। जॉर्ज बार्टन उसे हमेशा नीरसता का सार लगता था, चौकस, दुनियादार, रूखा।
उसे महसूस हुआ कि जॉर्ज के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। बिल्ली की तरह बेचैन, वह अभी से 3 बार सिगार सुलगा चुका था और ये बिल्कुल जॉर्ज बार्टन का तरीका नहीं था। रेस ने पाइप मुंह से बाहर निकाली। कहो जॉर्ज, क्या तकलीफ है? तुम ठीक कहते हो रेस, तकलीफ ही है। मुझे तुम्हारी सलाह की बहुत ज़रूरत है और तुम्हारी मदद की भी। कर्नल सिर हिलाकर इंतज़ार करने लगा। 1 साल पहले तुम लंदन में हमारे साथ रात का खाना खाने वाले थे, लग्जमबर्ग में। आखिरी वक्त पर तुम्हें बाहर जाना पड़ा। रेस ने फिर सिर हिलाया। दक्षिणी अफ्रीका। उस डिनर पार्टी में मेरी बीवी की मौत हो गई। रेस बेचैनी से अपनी कुर्सी में हिला डुला। जानता हूँ, उसके बारे में पढ़ा था। इस वक्त उसका जिक्र नहीं किया या तुम्हारे लिए हमदर्दी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इस बात को फिर से छेड़ना नहीं चाहता था। मगर तुम जानते हो ओल्ड मैन, मुझे अफसोस है। हाँ, मुद्दा ये नहीं है। ये माना जाता है कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी की थी। रेस ने अहम शब्द को पकड़ लिया। उसकी भवें ऊपर उठ गईं। माना जाता है? ये पढ़ो। जॉर्ज ने दोनों खत उसके हाथ में थमा दिए। रेस की भवें और भी ऊपर उठ गईं। बेनाम चिट्ठियाँ? हाँ, और मुझे उन पर यकीन है। रेस ने धीरे धीरे इधर से उधर सिर घुमाया। ऐसा करना खतरनाक है। तुम ये जानकर हैरान होगे कि ऐसे किसी भी हादसे के बाद जिसे प्रेस में मशहूरी मिल जाती है, कितनी जहर भरी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। मैं जानता हूँ, मगर ये उस वक्त नहीं लिखी गईं। ये उसके 6 महीने बाद से पहले नहीं लिखी गईं। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। ये एक नुक्ता है। तुम क्या सोचते हो ये किसने लिखी? मैं नहीं जानता, मुझे परवाह भी नहीं। मुद्दा ये है कि जो उनमें लिखा है मैं उसे सच मानता हूँ। मेरी पत्नी का कत्ल हुआ था। रेस ने पाइप नीचे रख दी। वो कुर्सी पर कुछ और सीधा होकर बैठ गया। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? क्या तुम्हें उस वक्त कोई शक था? पुलिस को था? जब ये हुआ तो मैं सुन्न सा था, एकदम हैरान परेशान। मैंने तहकीकात की रिपोर्ट को मान लिया। मेरी पत्नी को फ्लू हो गया था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खुदकुशी के अलावा और किसी बात का शक नहीं हुआ। मौत का सामान भी उसके बैग में था। क्या था? साइनाइड। मुझे याद है, उसने शैम्पेन में मिलाकर लिया था। हाँ, उस वक्त सब कुछ सीधा साफ लगा था। क्या उसने कभी अपनी जान लेने की धमकी दी थी? नहीं, कभी नहीं। रोज़मेरी को जिंदगी से प्यार था, जॉर्ज बार्टन बोला। रेस ने सिर हिलाया। वो जॉर्ज की पत्नी से सिर्फ एक बार मिला था। वो उसे एक बेहद खूबसूरत मूर्ख तो लगी थी, लेकिन गहरी उदासी वाली हरगिज़ नहीं। उसकी जहनी हालत के बारे में कोई डॉक्टरी सबूत? रोज़मेरी का अपना डॉक्टर, एक बुजुर्ग जिसने मार्ले परिवार को बचपन से देखा है, समुद्री सफ़र पर था। उसके नौजवान साथी ने रोज़मेरी की देखभाल की थी जब रोज़मेरी को फ्लू हुआ था। मुझे याद है उसने इतना कहा था कि उस तरह का फ्लू गहरी उदासी छोड़ जाता है। कुछ रुककर जॉर्ज कहता रहा, इन चिट्ठियों के मिलने के बाद ही मैंने रोज़मेरी के डॉक्टर से बात की। जाहिर है कि मैंने चिट्ठियों के बारे में कुछ नहीं कहा, बस जो हुआ था उसी पर बात की। उसने कहा कि जो भी हुआ था उस पर उसे बहुत हैरानी थी। उसका कहना था कि वो कभी उस पर यकीन नहीं कर पाता। रोज़मेरी बिल्कुल भी खुदकुशी करने वालों जैसी नहीं थी। वो बोला कि इससे ये साबित होता है कि जिस मरीज़ को हम अच्छी तरह जानते हैं वो भी अजीब ढंग से पेश आ सकता है। एक बार फिर कुछ रुककर जॉर्ज कहने लगा, उससे बात करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि रोज़मेरी की खुदकुशी पर यकीन करना मेरे अपने लिए कितना मुश्किल था। आखिर मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे कभी कभी गहरी उदासी के दौरे से पड़ते थे। वह बहुत उत्तेजित भी हो जाती थी और कभी कभी वो बिना सोचे समझे कुछ कर बैठती थी। मगर मैंने उसे कभी ऐसी जहनी हालत में नहीं देखा कि वो इस सब से भाग जाना चाहती हो। रेस
कुछ संकोच से मरमराया। क्या उसके पास खुदकुशी के लिए उदासी के अलावा कोई और वजह भी हो सकती थी? मेरा मतलब है कि क्या वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी? मैं नहीं, वह कुछ बेचैन किस्म की थी। अपने दोस्त की तरफ न देखने की कोशिश करते हुए रेस ने कहा, क्या वह नाटकीय किस्म की थी? तुम जानते हो, मैं उसे सिर्फ एक बार ही मिला था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुदकुशी करने का दिखावा करने में मज़ा आता है, आम तौर पर जब उनका किसी से झगड़ा हुआ हो, एक तरह की बचकाना वजह। मैं उन्हें अफसोस से भर दूंगी। रोज़मेरी और मेरा झगड़ा नहीं हुआ था। नहीं, और मैं कहूँगा कि साइनाइड का इस्तेमाल किया जाना इस संभावना को नकार देता है। साइनाइड ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप मूर्खों की तरह खेल सकें। हर कोई ये जानता है। ये एक और नुक्ता है। अगर किसी तरह रोज़मेरी ने अपने को ख़त्म करने की सोच ही ली थी तो वो ये तरीका कभी नहीं अपनाती। पीड़ा पहुंचाने वाला और भद्दा। नींद की दवा को ज़्यादा मियाद में लेना ज़्यादा मुमकिन था। मैं मानता हूँ। क्या उसके साइनाइड खरीदने या उसे किसी तरह पाने का कोई सबूत था? नहीं, लेकिन वो गांव में दोस्तों के साथ रह रही थी और उन्होंने एक दिन ततैया का घोंसला तोड़ा था। ये कहा गया कि हो सकता है उसने उसी दिन पोटेशियम साइनाइड के मुट्ठी भर दाने ले लिए हों। हाँ, उसे पाना मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर माली इसे रखते हैं। वो कुछ ठहरा और फिर बोला, मैं पूरी बात को थोड़े में कहता हूँ। खुदकुशी करने के रुझान या उसके लिए तैयारी करने का कोई संकेत नहीं था। पूरा हादसा इस बात को नकारता था, मगर कत्ल हुआ था इसका भी कोई सबूत नहीं था, नहीं तो वो पुलिस के हाथ लग जाता। तुम जानते हो, पुलिस काफ़ी चौकस है। उस वक्त तो कत्ल का ख्याल ही दूर की कौड़ी लगता, लेकिन 6 महीने के बाद तो ये तुम्हें दूर की कौड़ी नहीं लग रहा? जॉर्ज आहिस्ता से बोला। मैं समझता हूँ, मुझे पूरा वक्त ही तसल्ली नहीं हुई होगी। मेरा ख्याल है कि मैं अपने को अवचेतन स्तर पर कुछ इस तरह तैयार करता रहा हूँ कि स्याही में ये लिखा देखकर बिना शक उस पर यकीन कर लिया। हाँ, रेस ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो बात करते हैं। तुम्हें किस पर शक है? जॉर्ज आगे को झुका, चेहरा खिंचा हुआ। सबसे भयानक तो यही बात है, अगर रोज़मेरी की हत्या हुई थी तो मेज़ के इर्द गिर्द बैठे लोगों में से हमारे दोस्तों में से ही किसी ने एक ने की होगी। दूसरा कोई मेज़ के पास नहीं आया था। वेटर, शराब किसने ढाली थी? चार्ल्स ने, लग्जमबर्ग का हेड वेटर। तुम जानते हो चार्ल्स को? रेस ने ये कबूल किया। चार्ल्स को सब जानते थे। ये नामुमकिन लगता था कि चार्ल्स जानबूझकर किसी भी ग्राहक को जहर दे देगा। जो वेटर हमें देख रहा था वो जिसेपी था। हम जिसेपी को अच्छी तरह जानते हैं, वर्षों से जानते हैं। वो हमेशा वहाँ मेरी देखभाल करता है। वो एक खुश मिजाज आदमी है। अब डिनर पार्टी पर आते हैं। वहाँ कौन कौन था? सांसद स्टीफन फैराडे, उसकी पत्नी लेडी एलेक्जेंड्रा फैराडे, मेरी सेक्रेटरी रूथ लेसिंग, एंथनी ब्राउन नाम का एक शख्स, रोज़मेरी की बहन आइरिस और मैं। कुल मिलाकर 7 लोग। अगर तुम आ जाते तो हम 8 होते। जब तुमने मना कर दिया तो हम किसी और के बारे में नहीं सोच सके जिसे बुलाया जाए। समझता हूँ। बार्टन, तुम्हें क्या लगता है किसने किया है ये? जॉर्ज चिल्लाया। मैं नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जानता। अगर मुझे कुछ भी ख्याल होता। ठीक है, मैंने सोचा कि तुम्हें किसी पर पक्का शक होगा। मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम लोग कैसे बैठे हुए थे? अपने से शुरू करो। मेरी दाईं तरफ सैंड्रा फैराडे बैठी थी, उसकी बगल में एंथनी ब्राउन, फिर रोज़मेरी, उसके बाद स्टीफन फैराडे, फिर आइरिस और फिर रूथ लेसिंग जो मेरी बाईं ओर बैठी थी। समझा। और तुम्हारी पत्नी ने उससे पहले शाम को भी शैंपेन पी थी? हाँ, गिलास कई बार भरे जा चुके थे। ये तब हुआ जब कैबरे शो चल रहा था। बहुत शोर था, नीग्रो शो था और हम सब देख रहे थे। रोशनियां जलने से कुछ ही पहले वो मेज़ पर औंधी गिर गई।
हो सकता है वह कराही हो या हाफी हो, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर ने कहा कि मौत तत्काल हो गई होगी। इसके लिए भगवान का शुक्र है। हाँ ज़रूर बार्टन, सतही तौर पर तो साफ लगता है। तुम्हारा मतलब? जाहिर है स्टीफन फैराडे, वो रोज़मेरी की दाईं तरफ था। उसका शैंपेन का गिलास स्टीफन के बाएं हाथ के पास होगा। रोशनियां कम होते ही जब सबका ध्यान स्टेज की तरफ हो तो साइनाइड ग्लास में डाल देना दुनिया का सबसे आसान काम। मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास इतना अच्छा मौका था। मुझे लग्जमबर्ग के मेज़ याद हैं, उनके आसपास काफ़ी जगह है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेज़ के आर पार झुक सका होगा बिना देखे गए, चाहे रोशनी नहीं भी थी। रोज़मेरी की बाईं तरफ बैठने वाले पर भी यही बात लागू होती है। उसे रोज़मेरी के गिलास में कुछ डालने के लिए उसके पार झुकना पड़ता। एक और संभावना भी है, मगर हम पहले सबसे ज़्यादा मुमकिन शख्स को लेते हैं। क्या कोई वजह है कि एमपी स्टीफन फैराडे तुम्हारी पत्नी को मार डालना चाहता? जॉर्ज ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। वे दोनों करीबी दोस्त थे। अगर रोज़मेरी ने उसे इनकार किया होगा तो हो सकता है वो बदला लेना चाहता हो। बहुत नाटकीय लगता है। क्या तुम सिर्फ यही वजह सुझा सकते हो? हाँ, जॉर्ज ने कहा। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। रेस ने एक उड़ती सी नज़र उस पर डाली, फिर बोला, हम दूसरी संभावना को जांचते हैं। औरतों में से कोई एक। औरतें? क्यों? जॉर्ज प्यारे, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि 7 जनों की पार्टी में, जिसमें 4 औरतें और 3 आदमी हों, वहाँ शाम को कम से कम 1-2 बार तो ऐसा होता है कि 2 युगल नाच रहे हों और एक औरत मेज़ पर अकेली हो? तुम सबने डांस किया था ना? ओह हाँ, गुड। क्या बता सकते हो कि कैबरे से पहले किसी भी वक्त मेज़ पर अकेली कौन बैठी थी? जॉर्ज ने पल भर सोचा। मेरे ख्याल में हाँ, आखिरी बार आइरिस ही फालतू थी और उससे पहले रूथ। क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारी पत्नी ने आखिरी बार शैंपेन कब पी थी? गौर करने दो। वो ब्राउन के साथ डांस कर रही थी। मुझे याद है उसने वापस आकर कहा था कि डांस काफ़ी थकाने वाला था। एंथनी ज़रा अनोखा नाचने वाला है। तब रोज़मेरी ने अपने गिलास में से शराब पी थी। कुछ मिनट बाद वॉल्ट संगीत बजाया गया और उसने मेरे साथ डांस किया। वो जानती थी कि वॉल्ट्स ही एक ऐसा डांस था जो मैं कर सकता था। फैराडे ने रूथ के साथ नाच किया और लेडी एलेक्जेंड्रा ने ब्राउन के साथ। आइरिस बाहर रही। उसके एकदम बाद ही कैबरे हुआ। तो फिर तुम्हारी पत्नी की बहन के बारे में सोचते हैं। क्या तुम्हारी पत्नी के मरने के बाद उसे कुछ दौलत मिली? जॉर्ज कुछ गुस्से में बड़बड़ाने लगा। रेस डियर, बेतुकी बात मत करो। आइरिस महज बच्ची थी, एक स्कूली बच्ची। मैं 2 ऐसी स्कूली बच्चियों को जानता हूँ जिन्होंने खून किए। मगर आइरिस, वो तो रोज़मेरी को बहुत प्यार करती थी। इस बात का ख्याल मत करो बार्टन, उसके पास मौका था। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास वजह थी या नहीं। मेरा मानना है कि तुम्हारी पत्नी एक अमीर औरत थी। उसका पैसा किसके पास गया? तुम्हारे? नहीं, वो आइरिस को मिला। वो ट्रस्ट का पैसा था। जॉर्ज ने पूरी बात समझाई, जिसे रेस ध्यान से सुनता रहा। अजीब सी हालत, अमीर बहन और गरीब बहन। कई लड़कियां इस बात पर नाराज़ होती। मुझे यकीन है कि आइरिस कभी नहीं हुई। हो सकता है नहीं, मगर फिर भी उसके पास वजह तो थी। अब हम इसी दिशा में चलते हैं। और किसके पास वजह थी? किसी के पास नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं। मुझे यकीन है कि दुनिया में रोज़मेरी का कोई दुश्मन नहीं था। मैं इस सब के बारे में सोचता रहा हूँ, सवाल पूछता रहा, पता लगाने की कोशिश करता रहा। मैंने तो फैराडे परिवार के पड़ोस में ये घर भी इसीलिए लिया है ताकि। वो रुक गया। रेस ने अपनी पाइप उठाकर उसको अंदर से कुरेदना शुरू कर दिया। जॉर्ज, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो? क्या मतलब तुम्हारा? तुम कुछ छुपा रहे हो, दूर से ही दिख रहा है।
तुम वहाँ बैठकर अपनी पत्नी के नाम को बचा सकते हो या कोशिश करके ये पता लगा सकते हो कि उसका कत्ल हुआ था या नहीं। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे लिए सबसे अहम है तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। चुप्पी छा गई। ठीक है, जॉर्ज ने रुंधी आवाज़ में कहा, तुम जीते। तुम्हारे पास ये सोचने की वजह थी कि तुम्हारी पत्नी का कोई प्रेमी था, ये सही है? हाँ। स्टीफन फैराडे? पता नहीं, कसम खाता हूँ मुझे पता नहीं। हो सकता है वही हो या फिर वो दूसरा आदमी ब्राउन। मैं तय नहीं कर पाया। मेरे लिए ये नर्क था। मुझे बताओ, तुम इस एंथनी ब्राउन के बारे में क्या जानते हो? अजीब बात है, लगता है मैंने ये नाम सुना हुआ है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो एक आकर्षक, दिलचस्प किस्म का आदमी है, मगर उसके बारे में एक बात भी नहीं जानता। उसे एक अमरीकी माना जाता है, मगर उसके बोलने का लहजा वैसा नहीं है। ओह, हो सकता है एम्बेसी को कुछ पता हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता? कौन सी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ रेस, वो एक खत लिख रही थी। मैंने बाद में स्याही सोख देखा। वो प्रेम पत्र ही था, मगर उस पर कोई नाम नहीं था। रेस ने जानबूझकर आंखें दूसरी तरफ फेर लीं। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ और मिल गया। मिसाल के लिए लेडी अलेक्जेंड्रा, अगर उसके पति का तुम्हारी पत्नी से रिश्ता था तो तुम जानते हो वो ऐसी औरत है जो चीज़ों को बड़ी शिद्दत से महसूस करती है, चुपचाप रहने वाली गहरी किस्म की। ये ऐसी किस्म है जो ज़रा सी तकलीफ़ मिलने पर भी खून कर सकती है। हम आगे बढ़ रहे हैं। रहस्यमय ब्राउन है, फैराडे और उसकी पत्नी है, और आइरिस मार्ले। अब दूसरी औरत रूथ लेसिंग का क्या? रूथ का इसके साथ कोई सरोकार नहीं हो सकता। कम से कम उसके पास कोई वजह नहीं थी। तुम कहते हो वह तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? कैसी लड़की है वो? दुनिया में सबसे प्यारी लड़की, जॉर्ज ने जोश से कहा। वो एक तरह से परिवार का हिस्सा ही है, मेरा दायां हाथ है, और कोई नहीं जिसे मैं उससे ज़्यादा मानता हूँ या जिस पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। तुम उसे काफ़ी पसंद करते हो, रेस ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ रेस, वो लड़की त्रुप का पत्ता है। मैं हर तरह से उस पर भरोसा करता हूँ। वो दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे प्यारी इंसान है। रेस जैसा कुछ मरमराया और इस बात को छोड़ दिया। उसके हाव भाव में ऐसा कुछ नहीं था जिससे जॉर्ज को संकेत मिलता कि उसके मन ही मन अनजानी मिस लेसिंग के लिए एक ठोस वजह ढूंढ ली थी, मिसेस जॉर्ज बार्टन को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए। वजह खुदगर्जी भी हो सकती थी। वह अपने आप को दूसरी मिसेस बार्टन के रूप में देख सकती थी। हो सकता था कि वह सच में अपने मालिक से प्यार करती हो, मगर रोज़मेरी की मौत के लिए वजह तो थी। इसकी बजाय वह कोमलता से बोला, मैं समझता हूँ जॉर्ज कि तुम्हें ये ख्याल तो आया होगा कि खुद तुम्हारे पास बहुत ठोस वजह थी। मेरे पास? जॉर्ज भौंचक्का था। ओथेलो और डेस्टिमोना याद हैं? मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरे और रोज़मेरी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसकी पूजा करता था, लेकिन मैं हमेशा से ये भी जानता था कि ऐसी कई चीज़ें होंगी जो मुझे सहनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, वो करती थी। वो मुझे बहुत चाहती थी और मेरे साथ हमेशा मीठा बर्ताव करती थी, मगर इसमें शक नहीं कि मैं नीरस आदमी हूँ, इससे बचा नहीं जा सकता। मैं रोमांटिक नहीं, जानते हो ना। जो भी था, उससे शादी करते वक्त मैंने सोच लिया था कि सब कुछ मौज मस्ती वाला नहीं होने वाला। उसने एक तरह से मुझे चेतावनी दे दी थी। जब ऐसा हुआ तो मुझे तकलीफ़ ज़रूर हुई, मगर ये कहना कि मैं उसके सिर के बाल को भी छूऊंगा। वो रुका और फिर दूसरे अंदाज में कहने लगा, जो भी है, अगर मैंने ये किया होता तो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ता? मेरा मतलब है कि खुदकुशी करार दिए जाने के बाद और सब कुछ तय और ख़त्म हो जाने के बाद ये तो पागलपन होगा। बिल्कुल, इसलिए मैं संजीदगी से तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ माय डियर।
अगर तुम एक कामयाब कातिल होते और तुम्हें इस तरह के खत मिलते तो तुम चुपचाप उन्हें आग में झोंक देते और इस बारे में कोई बात नहीं करते। और इससे मैं इस पूरे मामले के असली दिलचस्प मुद्दे पर पहुंचता हूँ। ये खत किसने लिखे? जॉर्ज हैरान सा हुआ। मुझे कुछ भी पता नहीं। लगता है इस मुद्दे में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। मुझे है। मैंने सबसे पहले तुम्हें यही सवाल पूछा था। मैं समझता हूँ कि हम ये मानकर चल सकते हैं कि उन्हें कातिल ने नहीं लिखा। वह अपना खेल क्यों बिगाड़ता जब सब कुछ शांत हो गया था और सब ने इसे खुदकुशी मान लिया था? तो फिर उन्हें किसने लिखा? कौन है जो सारी बात को दोबारा छेड़ना चाहता है? नौकर चाकर? जॉर्ज ने अस्पष्ट आवाज में कहा। हो सकता है, मगर कौन से नौकर, और वे क्या जानते हैं? क्या रोजमेरी की कोई भेदी नौकरानी थी? जॉर्ज ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, उस वक्त हमारे यहाँ एक बावर्ची थी, मिसेस पाउंड। वह अभी भी हमारे साथ है, और दो एक दूसरी नौकरानियाँ। मेरे ख्याल में वे दोनों तो चली गई हैं। वे हमारे पास ज़्यादा वक्त से नहीं थीं। देखो बार्टन, अगर तुम मेरी सलाह चाहते हो, जो कि मुझे लगता है कि तुम चाहते हो, तो मैं पूरे मामले पर अच्छी तरह गौर करना चाहूँगा। एक तरफ तो ये हकीकत है कि रोज़मरी मर चुकी है। तुम कुछ भी करो, उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। अगर खुदकुशी के लिए सबूत बहुत पक्के नहीं हैं, तो कत्ल के लिए भी नहीं हैं। एक बार दलील के तौर पर ये मान भी लेते हैं कि रोज़मेरी का कत्ल हुआ था। तुम क्या वाकई ही सारे मामले को दोबारा से उठाना चाहते हो? इससे काफ़ी बदनामी हो सकती है। दुनिया के सामने कीचड़ उछाला जा सकता है। तुम्हारी पत्नी के इश्क सारी दुनिया के हाथ आ जाएंगे। जॉर्ज बार्टन दर्द से चौंका। उसने तेजी से कहा, तुम सच में ये सलाह दे रहे हो कि मैं उस सुअर को बचकर निकल जाने दूं? वो निकम्मा फैराडे, उसकी शानदार तकरीरें और कीमती करियर, जबकि शायद वो एक बुज़दिल कातिल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें साफ पता हो कि इससे क्या हो सकता है। मैं सच जानना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे में मुझे ये ख़त लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। वो शायद आसानी से पता लगा लेंगे कि इन्हें किसने लिखा, और क्या लिखने वाला कुछ जानता भी है। बस इतना याद रखो कि तुमने अगर एक बार उन्हें इस खोज में लगा दिया तो फिर उन्हें रोक नहीं सकोगे। मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं कातिल के लिए एक जाल बिछाने वाला हूँ। भगवान के लिए तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो रेस, मैं लग्जमबर्ग में एक पार्टी रखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसमें शामिल हो। वही लोग, फैराडे पति पत्नी, एंथनी ब्राउन, रूथ, आयरिस, मैंने सब सोच लिया है। तुम करने क्या वाले हो? जॉर्ज धीमे से हंसा। वो मेरा राज है। अगर मैंने किसी को पहले से बता दिया तो मज़ा चला जाएगा, तुम्हें भी। मैं चाहता हूँ तुम खुले मन से आओ और देखो क्या होता है। रेस आगे को झुका। उसकी आवाज़ हठात तेज़ हो गई। जॉर्ज, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये किताबों वाले नाटकीय ख्यालात किसी काम नहीं आते। पुलिस के पास जाओ, उससे बेहतर कोई नहीं। उनको पता है ऐसे मामलों को कैसे हल करते हैं। वे तजुर्बेकार हैं। जुर्म में ना तजुर्बेकार करतब नहीं चलते। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वहाँ रहो। तुम ना तजुर्बेकार नहीं हो। माय डियर, क्या इसलिए कि मैंने कभी MI5 के लिए काम किया था? और वैसे भी तुम्हारा इरादा तो मुझे अंधेरे में रखने का है। वो ज़रूरी है। रेस ने ना में सिर हिलाया। सॉरी, मैं इनकार करता हूँ। मुझे तुम्हारी तरकीब पसंद नहीं और मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये ख्याल छोड़ दो भले आदमी। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने सब सोच रखा है। इतने ज़िद्दी मत बनो। मैं इन बातों के बारे में तुमसे कुछ ज़्यादा जानता हूँ। मुझे ये ख्याल पसंद नहीं। ये चलने वाला नहीं, ख़तरनाक भी हो सकता है। ये सोचा है तुमने? किसी न किसी के लिए तो ज़रूर ख़तरनाक होगा। रेस ने सांस खींची। तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया। आखिरी बार मिन्नत करता हूँ कि अपना ये पागलपन वाला ख्याल छोड़ दो।
जॉर्ज बार्टन ने सिर्फ इनकार में सिर हिलाया। अध्याय 5। 2 नवंबर की सुबह उदास और भीगी गीली थी। एल्वेस्टन स्क्वायर वाले घर के खाने के कमरे में इतना अंधेरा था कि नाश्ते के वक्त भी रोशनी जलानी पड़ी। अपनी आदत से उलट आइरिस नीचे आ गई, बजाय कॉफ़ी और टोस्ट अपने कमरे में मंगाने के, और भूत जैसी उड़ी हुई रंगत लिए बैठी हुई अपने अनछुए नाश्ते को प्लेट में इधर से उधर करती रही। जॉर्ज के कांपते हाथों में अखबार खड़खड़ाया और मेज़ के दूसरे छोर पर ल्यूसिला ड्रेक मुंह पर रुमाल रखकर बिलखने लगी। मैं जानती हूँ कि वो प्यारा लड़का कुछ बहुत भयानक कर बैठेगा। वो बहुत जज्बाती है और फिर ये कभी नहीं कहेगा कि जिंदगी या मौत का सवाल है, अगर सच में ऐसा नहीं होगा। अखबार सरसराते हुए जॉर्ज तल्खी से बोला, ल्यूसिला, मेहरबानी करके फिक्र मत करो। मैंने कहा तो है कि मैं संभाल लूँगा। मैं जानती हूँ जॉर्ज, तुम हमेशा इतने दयालु हो, मगर मुझे लगता है कि देरी जानलेवा होगी। यह सारी पूछताछ जिसकी तुम बात कर रहे हो, करने में वक्त लगेगा। नहीं, हम जल्दी ही सब निपटा लेंगे। वो कहता है हर हालत में 3 तारीख तक, और 3 कल ही है। अगर उस प्यारे लड़के को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा। जॉर्ज ने कॉफ़ी का बड़ा सा घूंट भरा। और अभी मेरा वो कन्वर्जन लोन बाकी है। देखो ल्यूसिला, ये सब मुझ पर छोड़ दो। आंटी ल्यूसिला, फिक्र मत करो, आइरिस ने जोड़ा। जॉर्ज सब इंतज़ाम कर लेगा। आखिर पहले भी तो ऐसा हो चुका है। काफ़ी वक्त से नहीं, 3 महीनों से, जॉर्ज ने कहा, जब उसे उस भयानक रैंच पर उसके उन बेकार लुटेरे दोस्तों ने ठगा था, तब से। जॉर्ज ने नैपकिन से मुंह साफ किया, उठा और कमरे से बाहर जाते जाते मिसेस ड्रेक की पीठ थपथपाई। अब खुश हो जाओ डियर, मैं रूथ से तार भिजवाता हूँ। जैसे ही वह बाहर हॉल में गया, आइरिस भी उसके पीछे हो ली। जॉर्ज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें आज की पार्टी टाल देनी चाहिए? आंटी ल्यूसिला इतनी परेशान हैं, क्या हमें घर पर ही उसके पास नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज का गुलाबी चेहरा गहरा लाल हो गया। वो बेकार, ठग, धोखेबाज हमारी जिंदगी को क्यों उलट पुलटते? ये तो ब्लैकमेलर है, निरा ब्लैकमेलर। अगर मेरी मर्जी चलती तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। आंटी ल्यूसिला कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी। ल्यूसिला बेवकूफ़ है, हमेशा से रही है। ये औरतें जिन्हें 40 साल की हो जाने के बाद बच्चे होते हैं, वो कभी समझदारी नहीं सीखती। पालने से ही उन्हें बिगाड़ देती हैं। जो भी वो मांगते हैं उन्हें वही देकर। अगर विक्टर को एक बार भी कहा जाता कि वो अपनी मुश्किल से खुद ही बाहर निकले तो वो इंसान बन गया होता। आइरिस, अब बहस मत करो। मैं आज रात होने से पहले ही कुछ इंतज़ाम कर दूंगा ताकि ल्यूसिला चैन से सो सके। अगर ज़रूरी हुआ तो उसे अपने साथ ही ले चलेंगे। ओह नहीं, वो रेस्तरां नापसंद करती हैं और इतनी उनींदी हो जाती हैं बेचारी। उसे गर्मी भी पसंद नहीं और धुएं से उसे दमा हो जाता है। जानता हूँ, मैं संजीदा नहीं था। जाकर उसे बहलाओ आइरिस, उसे कहो सब ठीक हो जाएगा। वो घूमा और सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। आइरिस धीरे धीरे खाने वाले कमरे की ओर पलटी। फ़ोन बजा तो वह उसे उठाने गई। हेलो, कौन? उसके चेहरे की पीली रंगत खुशी में बदल गई। एंथनी! खुद एंथनी। कल मैंने तुम्हें फ़ोन किया था मगर तुम मिली नहीं। क्या तुम जॉर्ज पर कुछ दबाव डालने की कोशिश करती रही हो? क्या मतलब? जॉर्ज तुम्हारे यहाँ आज रात की दावत को लेकर इतना जोर लगा रहा था। आम तौर पर उसके मेरी निगरानी में खूबसूरत लड़की से परे वाले रवैये से बहुत अलग। बहुत जोर लगा रहा था कि मैं ज़रूर आऊँ। मैंने सोचा शायद ये तुम्हारी होशियारी का कमाल है। नहीं, इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। उसका दिल अपने आप ही बदल गया। हकीकत में तो नहीं। ये हेलो, क्या तुम चले गए? नहीं, मैं यहीं हूँ। तुम कुछ कह रही थीं। क्या बात है डार्लिंग? मैं तुम्हें टेलीफोन पर भी सांस भरते सुन सकता हूँ। कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। कल सब ठीक हो जाएगा। दिल को छूने वाला भरोसा। कहते हैं ना कि कल कभी नहीं आता।
मत कहो ऐसे। आइरिस, ज़रूर कोई बात है। नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैंने वायदा किया है। मुझे बताओ डार्लिंग। नहीं, मैं सच में नहीं बता सकती। एंथनी, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? अगर बता सका तो। क्या तुम्हें कभी भी रोज़मेरी से मोहब्बत थी? एक पल की चुप्पी और फिर एक हंसी। तो ये बात है। हाँ आइरिस, मैं रोज़मेरी को थोड़ा बहुत प्यार करता था। तुम जानती हो वो बहुत खूबसूरत थी। फिर एक दिन मैं उसके साथ बात कर रहा था और तुम्हें सीढ़ियों से नीचे आते देखा। एक ही मिनट में वो प्यार खत्म हो गया, उड़ गया। दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। यही रूखा सादा सच है। इस बात को लेकर सोच में मत पड़ो। रोमियो की जिंदगी में भी रोजलिन थी, जूलियट द्वारा हमेशा के लिए होश उड़ा दिए जाने से पहले। शुक्रिया एंथनी, मुझे खुशी हुई। रात को मिलता हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? सच कहूँ तो एक हफ्ते से पहले नहीं, हालांकि ये मेरे जन्मदिन की पार्टी है। तुम उसे लेकर बहुत जोश में नहीं लग रही। नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जॉर्ज जानता है वो क्या कर रहा है, मगर ये पागलपन लगता है कि पार्टी उसी जगह हो जहाँ। ओह, मैं उसके बाद से कई बार लग्जमबर्ग जा चुकी हूँ। मेरा मतलब है जब से रोज़मेरी, मेरा मतलब है कि इससे बचा नहीं जा सकता। नहीं, और ये ठीक भी है। आइरिस, मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाया हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अलविदा। एंथनी ने फ़ोन बंद कर दिया। आइरिस ल्यूसिला ड्रेक के पास चली गई, उससे बात करने, उसे मनाने और भरोसा दिलाने के लिए। जॉर्ज ने ऑफिस पहुंचते ही रूथ लेसिंग को बुला भेजा। उसके चिंतित चेहरे पर तनाव कम हो गया जैसे ही रूथ अंदर आई, शांत और मुस्कुराती हुई, अपने साफ काले कोट और स्कर्ट में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूथ। फिर एक मुसीबत, ये देखो। रूथ ने उसके बढ़े हुए हाथ से तार ले लिया। विक्टर ड्रेक, फिर से? हाँ, धिक्कार है उसे। रूथ तार पकड़े एक क्षण के लिए चुप रही। एक पतला तांबई चेहरा, नाक सिकुड़ती हुई। जब वह हंसता था, मजाक उड़ाती हुई एक आवाज़। ऐसी लड़की जिसे बॉस से शादी कर लेनी चाहिए। सब कुछ कितना साफ साफ याद आ रहा था। उसने सोचा, कल की बात लगती है। जॉर्ज की आवाज़ ने उसे ख्यालों से वापस बुला लिया। क्या तकरीबन 1 साल पहले ही हमने उसे जहाज़ से बाहर भिजवा नहीं दिया था? रूथ ने सोचा। मेरे ख्याल में हाँ, मेरा ख्याल है कि 27 अक्टूबर थी। क्या कमाल की लड़की हो तुम, क्या याददाश्त है। रूथ सोचने लगी कि उसके पास याद रखने के लिए जॉर्ज जितना जानता है उससे बेहतर वजह है। टेलीफोन पर ही हुए विक्टर ड्रेक के असर के बाद ही उसने फैसला लिया था कि वो अपने मालिक की पत्नी से नफरत करती थी। मेरा ख्याल है कि हम खुशकिस्मत हैं, जॉर्ज ने कहा, कि वो इतनी देर बाहर रहा, चाहे इसके लिए 3 महीने पहले हमें 50 पाउंड का खर्चा करना पड़ा। इस वक्त 300 पाउंड बहुत ज़्यादा लगते हैं। ओह हाँ, उसे इतने नहीं मिलेंगे। हमें हमेशा की तरह पूछताछ करनी पड़ेगी। मुझे मिस्टर ओगिल्वी से बात करनी चाहिए। अलेक्जेंडर ओगिल्वी ब्यूनस आयर्स में उनका एजेंट था, एक संजीदा दुनियादार स्कॉटलैंड वासी। हाँ, तुरंत तार भेजो। उसकी माँ अजीब हालत में है, जैसे दौरा पड़ा हो। आज रात की पार्टी के साथ ये सब मुश्किल पैदा कर रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके पास रहूं? नहीं, जॉर्ज ने जोर से इस विचार को रद्द कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तुम ही ऐसी हो जिसे पार्टी में ज़रूर होना चाहिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रूथ। जॉर्ज ने उसका हाथ थाम लिया। तुम ज़्यादा मतलबी नहीं हो। मैं बिल्कुल भी मतलबी नहीं हूँ, रूथ ने मुस्कुराकर सुझाव दिया। क्या मिस्टर ओगिल्वी से टेलीफोन पर बात करने का कोई फ़ायदा होगा? हो सकता है आज रात तक ही सारी बात साफ हो जाए। फिर भी अच्छा ख्याल है। टेलीफोन का खर्च करने लायक तो है। मैं अभी काम पर लग जाती हूँ। उसने बहुत हल्के से अपना हाथ जॉर्ज के हाथ से छुड़ाया और बाहर चली गई। जॉर्ज उन कामों को निपटाने लगा जिनको उसका ध्यान देना ज़रूरी था। 5:30 बजे वो बाहर निकला और लग्जमबर्ग के लिए टैक्सी ली।
लोकप्रिय मगर बदनाम हेड वेटर चार्ल्स उसकी तरफ आया, अपने ऊंचे सिर को झुकाकर स्वागत में मुस्कुराता हुआ। गुड मॉर्निंग मिस्टर बार्टन। गुड मॉर्निंग चार्ल्स, रात के लिए सब ठीक है ना? मेरे ख्याल में आपकी तसल्ली होगी सर। वही मेज़? बीच वाला, सही है ना? हाँ, और एक जगह ज़्यादा चाहिए, समझते हो ना? सारा इंतज़ाम हो गया है। और रोज़मेरी भी है? जी मिस्टर बार्टन, मुझे डर है कि वो ज़्यादा सजावटी नहीं है। क्या आप कुछ रेड बेरीज डलवाना चाहेंगे या कुछ गुलदाउदी? नहीं नहीं, सिर्फ रोज़मेरी। ठीक है सर, आप मेन्यू देखना चाहेंगे? जिसेपी? चार्ल्स से चुटकी बजाते ही एक अधेड़ छोटा सा इतालवी आ खड़ा हुआ। मिस्टर बार्टन के लिए मेन्यू पेश किया गया। ऑयस्टर सूप, मुर्गे की कलेजी वगैरह वगैरह। जॉर्ज ने बेमन से नज़र डाली। हाँ ठीक है। जॉर्ज ने मेन्यू लौटा दिया। चार्ल्स दरवाजे तक उसके साथ चला। आवाज़ को धीमी करता हुआ वह फुसफुसाया, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस बात की कितनी कदर करते हैं कि आप दोबारा हमारे यहाँ आ रही हैं? जॉर्ज के चेहरे पर एक जर्द मुस्कान उभरी। वह बोला, हमें बीते हुए कल को भूलना होगा। सिर्फ उसके बारे में ही सोचते नहीं रह सकते। वो सब बीत चुका है। बिल्कुल सही है मिस्टर बार्टन। आप जानते हैं उस वक्त हम सब कितने दहले हुए और दुखी थे। मुझे यकीन है कि मैडम का जन्मदिन खुशगवार होगा और हर चीज़ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। तमीज़ से झुकता हुआ चार्ल्स पीछे मुड़ा और एक क्रुद्ध पतंगे की तरह एक छोटे दर्जे के वेटर पर बरस पड़ा, जो खिड़की की पास वाली मेज़ पर कुछ गलती कर रहा था। होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जॉर्ज बाहर आ गया। वो इतना कल्पनाशील नहीं था कि लग्जमबर्ग की तकलीफ को समझ सके। आखिर ये लग्जमबर्ग का कसूर तो नहीं था कि रोज़मेरी ने वहाँ पर खुदकुशी करने का फैसला किया या किसी ने उसे वहाँ कत्ल करने का। लग्जमबर्ग के लिए बहुत मुश्किल रही थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तरह जॉर्ज के लिए ये महज एक ख्याल भर ही था। उसने क्लब में खाना खाया और डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए चला गया। दफ्तर की तरफ लौटते हुए उसने एक टेलीफोन बूथ से मेदावेल के एक नंबर पर फ़ोन किया। चैन की सांस लेता हुआ वो बाहर आया। हर चीज़ तय किए हुए कार्यक्रम के मुताबिक ही थी। वो वापस अपने दफ्तर चला गया। रूथ तुरंत उसके पास चली आई। विक्टर ड्रेक के बारे में? हाँ, मुझे डर है कि मामला काफ़ी ख़राब है। मुकदमा चलने की संभावना है। वो काफ़ी देर से कंपनी का पैसा चुराता रहा है। क्या ओगिल्वी ने बताया कि क्यों? हाँ, मुझे आज सुबह वो टेलीफोन पर मिल गया और अभी 10 मिनट पहले उसने हमें फ़ोन किया था। उसका कहना है कि विक्टर पूरी बात को लेकर काफ़ी बेशर्मी से पेश आएगा ही, लेकिन वो बार बार कह रहा है कि अगर पैसा लौटा दिया गया तो वे लोग मुकदमा नहीं करेंगे। मिस्टर ओगिल्वी ने बड़े हिस्सेदार से मुलाकात की और ये सही लगता है। कुल रकम 165 पाउंड है। तो मिस्टर विक्टर 135 पाउंड अपनी जेब में डालने वाले थे। मुझे लगता है ऐसा ही था। कुछ भी हो, हमने वो तो ख़त्म कर दिया, जॉर्ज ने बेरहम तसल्ली से कहा। मैंने मिस्टर ओगिल्वी से मामले को सुलझाने के लिए कह दिया। सही किया। ज़्यादती तौर पर तो मैं उस धोखेबाज को जेल जाते देखकर खुश होता, मगर उसकी माँ के बारे में सोचना पड़ता है। मूर्ख, मगर एक अच्छी औरत। सो हमेशा की तरह मिस्टर विक्टर जीत गया। तुम कितने भले हो, रूथ बोली। मैं? मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। जॉर्ज का दिल छू गया। वह एक साथ ही खुश भी हुआ और कुछ शर्माया भी। उसने बिना सोचे रूथ का हाथ पकड़कर चूम लिया। डियर रूथ, मेरी सबसे प्यारी और अच्छी दोस्त, तुम्हारे बिना मैं क्या करता? वो सटकर खड़े थे। रूथ ने सोचा, मैं इसके साथ खुश रह सकती थी, मैं इसे खुश रख सकती थी, सिर्फ अगर। जॉर्ज ने सोचा, क्या मैं रेस की सलाह मान लूं? क्या सारी बात को छोड़ दूं? क्या यही सबसे अच्छा नहीं होगा? उसके मन में कश्मकश हुई और चली गई। उसने कहा, 9:30 लग्जमबर्ग में। अध्याय 6।
वे सब आए थे। जॉर्ज ने चैन की सांस ली। अंत तक उसे डर था कि शायद आखिरी घड़ी में कोई आने से मना कर दे, मगर वे सब वहाँ थे। स्टीफन फैराडे, लंबा और अकड़ा हुआ, हाव भाव से ही दिखावा करने वाला। सैंड्रा फैराडे, सादे काले गाउन में, गर्दन के इर्द गिर्द पन्ने, ऊंचे खानदान से, इसमें कोई शक नहीं था। उसका रंग ढंग बिल्कुल सहज था, शायद हमेशा के मुकाबले कुछ ज्यादा शालीन। रूथ भी काले लिबास में, सिवाय एक जड़ाऊ क्लिप के और कोई जेवर नहीं। उसके स्याह काले बाल सीधे काढ़े हुए, गर्दन और बाहें बहुत गोरी, बाकी औरतों से ज्यादा गोरी। रूथ एक कामकाजी लड़की थी। उसके पास इतना लंबा खाली वक्त ही नहीं होता था कि धूप ताप कर सुनहरी रंगत पा सके। उसकी आंखें रूथ की आंखों से मिली और रूथ उसकी फिक्र भांप कर भरोसा दिलाने के लिए मुस्कुरा दी। जॉर्ज का दिल बढ़ गया। वफादार रूथ। उसकी बगल में बैठी आयरिस असाधारण रूप से खामोश थी। वो अकेली थी जो वहाँ अजीब सी हिस्सेदार होना महसूस कर रही थी। उसका रंग जर्द था, मगर उसे जंच रहा था। उसने पत्तों जैसे हरे रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। एंथनी ब्राउन सबसे आखिर में आया और जॉर्ज के मुताबिक वह किसी जंगली जानवर जैसे बेआवाज़ तेज कदमों से आया, जैसे चीता या तेंदुआ। ये शख्स वाकई खास तमीज़ वाला नहीं था। वे सब वहाँ थे, सब के सब जॉर्ज के जाल में। अब खेल शुरू हो सकता था। कॉकटेल्स ली गईं। वे लोग उठे और खुले मेहराब के नीचे से होते हुए रेस्तरां में चले गए। नाचते हुए युगल, मंद मंद नीग्रो संगीत, जल्दी जल्दी आते जाते काबिल वेटर। चार्ल्स मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उन्हें उनकी मेज़ तक ले गया। ये कमरे के दूसरे छोर पर था, एक कम गहरी गुफा सी, जिसमें 3 मेज़ पड़े थे। एक बड़ा मेज़ बीचों बीच और 2 छोटे मेज़, 2-2 लोगों के लिए, दोनों किनारों पर। एक पर एक अधेड़ पीली रंगत वाला विदेशी और एक सुंदर गोरी औरत बैठे थे और दूसरे पर एक छोकरा सा एक लड़की के साथ। बीच वाला मेज़ बार्टन पार्टी के लिए आरक्षित था। जॉर्ज ने प्रेम से उन्हें उनकी जगहों पर बैठाया। सैंड्रा, तुम यहाँ मेरी दाईं तरफ बैठ सकती हो। उसके पास ब्राउन। आयरिस माय डियर, ये तुम्हारी पार्टी है, तुम्हें यहाँ मेरे पास बैठना होगा। और फैराडे, तुम उसके आगे। उसके बाद तुम, रूथ। वो रुका। रूथ और एंथनी के बीच एक खाली कुर्सी थी। मेज़ 7 लोगों के लिए लगाया गया था। हो सकता है मेरा दोस्त रेस थोड़ी देर से आए। उसने कहा था कि हम उसका इंतज़ार न करें, वो किसी भी समय आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप सब उससे मिलें। वो बहुत बढ़िया आदमी है, पूरी दुनिया में घूमा है और आप लोगों को कुछ बढ़िया किस्से सुना सकता है। आयरिस को बैठते हुए गुस्सा महसूस हुआ। जहाँ वो बैठ रही थी वहाँ रूथ को बैठना चाहिए था, अपने मेज़बान के साथ। यानी जॉर्ज अभी भी एंथनी को नापसंद करता था और उस पर भरोसा नहीं करता था। उसने नज़रें बचाकर मेज़ के पार देखा। एंथनी की त्योरियां चढ़ी हुई थीं। एंथनी ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस एक बार पैनी तिरछी नज़र खाली कुर्सी पर डाली, फिर कहा, खुशी हुई कि तुम्हारे पास एक और आदमी है बार्टन। हो सकता है मुझे कुछ जल्दी जाना पड़े, टाला नहीं जा सकता, मगर मैं यहाँ एक ऐसे आदमी से मिला जिसे मैं जानता हूँ। जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा, मौज मज़े के वक्त भी काम? तुम उसके लिए अभी बहुत छोटे हो ब्राउन। वैसे मैं ठीक ठीक नहीं जानता, तुम्हारा कारोबार है क्या? बातचीत में एक चुप्पी सी आ गई। एंथनी का जवाब सोचा समझा हुआ और शांत था। बार्टन, जब भी मुझसे पूछा जाता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संगठित अपराध होते हैं, डाके डलवाए जाते हैं, चोरियाँ बाकायदा होती हैं, परिवारों का उनके निजी पतों पर इंतज़ार किया जाता है। सैंड्रा फैराडे ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा हथियारों का कारोबार है ना मिस्टर ब्राउन? आजकल हथियारों का बादशाह ही खलनायक होता है। आयरिस ने एंथनी की आंखों को पल भर के लिए हैरानी से फैलते देखा। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, आपको मेरे राज नहीं खोलने चाहिए लेडी सैंड्रा, ये सब बहुत लुका छुपा है। किसी विदेशी ताकत के जासूस हर जगह रहते हैं। लापरवाह बातचीत। उसने बनावटी गंभीरता से सिर हिलाया। वेटर
ऑयस्टर वाली तश्तरियाँ उठाकर ले गया। स्टीफन ने आयरिस से पूछा, क्या वो डांस करना चाहेगी? जल्दी ही वे सब नाच रहे थे। माहौल हल्का हो गया। आयरिस की एंथनी के साथ नाचने की बारी भी जल्दी आ गई। जॉर्ज का घटियापन है कि हमें साथ नहीं बैठने दिया। उसकी मेहरबानी है, इस तरह मैं तुम्हें पूरा समय मेज़ के पार देख सकता हूँ। तुम्हें सच में तो जल्दी वापस नहीं जाना पड़ेगा ना? हो सकता है। तुरंत ही उसने फिर कहा, क्या तुम जानती थी कि कर्नल रेस आने वाला है? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अजीब बात है। क्या तुम उसे जानते हो? ओ हाँ, तुमने उस दिन बताया था। वो फिर बोली, कैसा आदमी है वो? कोई भी ठीक से नहीं जानता। आयरिस वापस मेज़ पर चली गई। शाम ढल रही थी। धीरे धीरे जो तनाव खत्म हो गया लगता था, वो फिर जकड़ने लगा। मेज़ के आसपास का माहौल तनाव से भरा था। सिर्फ मेज़बान ही हंसमुख और बेपरवाह लग रहा था। आयरिस ने उसे अपनी घड़ी पर नज़र डालते देखा। अचानक नगाड़े बजने की आवाज़ हुई और बत्तियां बुझ गईं। कमरे में एक स्टेज उभर आई। कुर्सियां पीछे को सरकाकर एक तरफ को मोड़ दी गईं। 3 मर्द और 3 लड़कियां मंच पर उतरे और नाचने लगे। उनके पीछे एक आदमी चल रहा था जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता था। रेलगाड़ियां, भाप से चलने वाले रोलर, कपड़ा सिलने की मशीनें, खखारती गायें। वह कामयाब रहा। लेनी और फ्लो एक ऐसा नाच करने लगे जो नाच से ज़्यादा कलाबाजी था और भी ज़्यादा वाह वाह। उसके बाद लग्जमबर्ग 6 द्वारा एक और समूह पेशकश। रोशनियां जल उठीं। हर कोई आंखें झपकाने लगा। उसी वक्त मेज़ पर बैठे लोगों में अचानक बंधन से आज़ाद हो जाने की एक लहर दौड़ती हुई लगी, जैसे कि वे अवचेतन स्तर पर कुछ होने की उम्मीद कर रहे थे जो हुआ नहीं। पिछले एक मौके पर रोशनियों का जलना और मेज़ पर गिरी लाश का मिलना एक साथ ही हुए थे। लगा जैसे बीता हुआ कल सच में बीत गया था, भूल बिसर गया था। एक पुराने दर्दनाक हादसे की परछाई भी चली गई थी। सैंड्रा जोश से एंथनी की ओर मुड़ी। स्टीफन ने आयरिस से कुछ कहा और रूथ उसमें शामिल होने के लिए आगे को झुकी। सिर्फ जॉर्ज कुर्सी पर बैठा रहा, एक टक देखता हुआ उसकी आंखें सामने रखी खाली कुर्सी पर टिकी हुई। उस कुर्सी के आगे भी मेज़ को सजा दिया गया था। गिलास में शैंपेन थी। किसी भी पल कोई वहां आ सकता था, वहां बैठ सकता था। आयरिस के छूने ने उसे चेताया, जागो जॉर्ज, आओ डांस करो, तुम अभी तक मेरे साथ नहीं नाचे। जॉर्ज ने खुद को जगाया। आयरिस पर मुस्कुराते हुए उसने अपना ग्लास ऊपर उठाया। पहले हम सलामती का एक जाम पिएंगे, उस लड़की के नाम जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। आयरिस मार्ले, उसकी परछाई भी कभी मध्यम न हो। सबने हंसते हंसते घूंट भरे और फिर नाचने के लिए उठ खड़े हुए। जॉर्ज और आयरिस, स्टीफन और रूथ, एंथनी और सैंड्रा। खुशगवार जैज संगीत था। सब एक साथ ही वापस आए। हंसते बतियाते वे बैठ गए। फिर अचानक जॉर्ज आगे को झुका। मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तकरीबन 1 साल पहले हम एक शाम यहाँ थे, उसके एक दर्दनाक हादसे में बदल जाने से पहले। मैं पुरानी पीड़ा को याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी महसूस करना नहीं चाहता कि रोज़मेरी पूरी तरह भुला दी गई है। मैं आपसे उसकी याद में जाम पीने को कहता हूँ, याद करने की खातिर। उसने अपना ग्लास ऊपर उठाया। उसकी तरह बाकी सब ने भी अपने अपने ग्लास ऊपर उठाए। उनके चेहरे शालीनता के मुखौटे थे। जॉर्ज बोला, रोज़मेरी के लिए, उसकी याद में। ग्लास होठों तक लाए गए। सबने जाम पिया। एक पल का अवकाश, फिर जॉर्ज आगे की ओर झुका और अपनी कुर्सी में लुढ़क गया। उसके कांपते हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ते हुए और जैसे जैसे उसका सांस लेना मुश्किल होता गया, उसका चेहरा भी गहरा नीला पड़ गया। उसे मरने में महज 1.5 मिनट लगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अगाथा क्रिस्टी के जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड का भाग 2। जल्द ही आपके सामने इसका आखिरी भाग 3 के अध्याय लेकर आऊँगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।